प्राइमरी मार्केट इज़ बेसिकली वो मार्केट होता है जहाँ पर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है या किसी और को इशू करती है। इट मीन्स जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर सेल आउट करेगी, चाहे वो पब्लिक को करे चाहे वो किसी और को करे, वो मार्केट प्राइमरी मार्केट होता है। सो अब प्राइमरी मार्केट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना एक्सपांशन करना चाहती है, जब भी कोई कंपनी डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। फंड रेज करने के लिए वो अपनी सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स मार्केट में फ्लो करती है और उससे वो फंड रेज करती है। जिस मार्केट में ये चीज़ होती है उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कितने तरीके से कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकती है। ये शेयर सेल आउट वो किसी प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टर को। ये शेयर्स वो QIBs को कर सकती है। ये शेयर्स वो सेल आउट पब्लिक को कर सकती है, या ये शेयर्स वो कंट्री के बाहर ओवरसीज़ भी अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकती है। तो इन सब की अपनी अपनी प्रोसीजर्स होती है। हम हर एक प्रोसीजर को आज देखेंगे कि कितने तरीके से किसी कंपनी से कोई शेयर बाहर सेल आउट किया जा सकता है। सो फर्स्ट पार्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सो वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू सेल द शेयर टू अ ग्रुप ऑफ प्राइवेट पीपल, मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं, लेस देन 49 पीपल को अगर कोई कंपनी अपने शेयर सेल आउट करती है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंडर आता है। अब ये शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर्स भी हो सकते हैं या QIP भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि नंबर ऑफ पीपल शुड बी लेस देन 49। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2015 ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ पीपल शुड नॉट बी मोर देन 200। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा कि जब भी कोई कंपनी को फंड रेज करना है तो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है लाइक अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, या कोई भी छोटा इन्वेस्टर जो कि प्राइवेटली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो कंपनी जब भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट पे जाएगी तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। नाउ अ कंपनी डू नॉट वांट टू गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसके लिए कंपनी फिर जाती है, दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करती है विच इज़ QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज IPP, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोसेस। अब जब किसी कंपनी को अपने शेयर्स QIBs को सेल आउट करना होते हैं तो वो QIP प्रोसेस के थ्रू इन शेयर्स को सेल आउट करती है। अभी QIBs क्या होता है? सो सिंपल, QIBs जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनको सेबी या अदर रेगुलेटरीज एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मानती है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्वालिफाई करने पर कंसिडर करती है, जैसे 100 मिलियन की नेटवर्थ होनी चाहिए उनकी, वो सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होने चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम वो अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे फ्लो करते हैं, एकदम से वोलेटाइल नहीं हो सकते। तो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो QIB क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। जब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जब कंपनी अपने शेयर सेल आउट करती है तो वो प्रोसेस होती है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए 3 कंडीशंस होना कंपलसरी है। कंडीशन नंबर 1, अ कंपनी हैज़ टू सिलेक्ट मिनिमम 10 QIBs फॉर दिस प्रोसेस, मतलब कम से कम 10 QIBs आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे अगर आप QIP प्रोसेस करना चाहते तो। कंडीशन नंबर 2, किसी भी QIB को 25% से ज़्यादा इशू नहीं मिल सकता। अगर कोई कंपनी 100 शेयर्स अपने इशू करने वाली है तो किसी सिंगल QIB को 25 शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। एंड कंडीशन नंबर 3, 25% इशूज़ जो है वो रिजर्व होना चाहिए म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। ऐसी कंपनीज आपकी QIB में ऐसी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड कंपनीज होनी चाहिए जिनको 25% शेयर तो आपके इशू आप करने ही वाले हो, रिमेनिंग 75% आप किसी भी QIB को कर सकते हो। सो ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप QIP या IPP प्रोसेस के थ्रू अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकते हो। सो हमने देखा सबसे पहले कोई कंपनी अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, उसकी कंडीशन एक ही थी कि नंबर ऑफ पीपल शुड नॉट बी मोर देन 49। सेकेंड हमने देखा अगर कंपनी को अपने शेयर सेल आउट करना है तो QIBs को कर सकती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं QIP या IPP, उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। अब अगर कंपनी इसके अलावा भी अपने शेयर सेल आउट करना चाहती है तो उसके पास में फिर तीसरा ऑप्शन आता है विच इज़ पब्लिक प्लेसमेंट। जब कंपनी पब्लिक को अपने शेयर सेल आउट करने जाएगी तो उसको कहा जाता है पब्लिक प्लेसमेंट। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO की प्रोसेस 2 तरीके से की जा सकती है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू, जहां पर कंपनी अपने शेयर के प्राइस फिक्स रखती है। दूसरा होता है बुक बिल्ट इशू, जहां पर कोई भी कंपनी एक रेंज दे देती है प्राइस की और ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड वो डिसाइड करती है कि इस शेयर का प्राइस क्या होने वाला है। सो लेट्स सी फिक्स प्राइस इशू और IPO और बुक बिल्ट इशू किस तरीके से किए जाते हैं। सो फिक्स प्राइस इशू, जब भी कोई कंपनी को अपना शेयर पब्लिक को लॉन्च करना है तो वो इतना इजीली नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक को जब शेयर लॉन्च करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी उसको प्रोसेस को फॉलो करना होता है।
जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर अपने एंड से सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। जब कंपनी QIP करने जा रही है तो QIBs अपने एंड से सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर जब कंपनी पब्लिक को शेयर सेल आउट करने जाती है तो उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। इसके लिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। अब जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करना चाहती है तो उसे सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर कंपनी के लिए एज ए लीड मैनेजर काम करते हैं IPO प्रोसेस में। अब इसके बाद जो भी IPO प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है या जिन भी लोगों को हायर करना है, वो सारी प्रोसेस ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने एंड से करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी की फाइनेंशियल टीम के साथ बैठकर उस कंपनी के शेयर प्राइस को डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये भी बताता है कि आपके शेयर्स को आपको कब लॉन्च करना चाहिए, किसी कंपनी को कब प्रॉफिट हो सकता है, कब शेयर्स अच्छे प्राइस में सेल आउट हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद में एक ऑफर डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, DOD। ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट फ्रॉम व्हाट अबाउट द कंपनी टू एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस टू एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। उसकी बैलेंस शीट, उसके बारे में, उसके प्रमोटर्स कौन है, क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। अब ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबसे पहले सबमिट किया जाता है सेबी को, क्योंकि सेबी एक रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही आपको अप्रूवल देगी कि आप पब्लिक को अपने शेयर सेल आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो वंस दिस ऑफर डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू सेबी, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर सेबी को प्रेजेंटेशन देगा अबाउट द कंपनी कि क्यों वो ये शेयर लॉन्च करना चाहते हैं, उसके पीछे उनका कारण क्या है, कैसे लॉन्च करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट दे गेट अप्रूवल फ्रॉम द सेबी, दे हैव टू सबमिट द सेम डॉक्यूमेंट टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यहाँ पर दोनों जगह पर अपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और अप्रूवल मिलने के बाद में ये इन्वेस्टमेंट बैंकर IPO की प्रोसेस स्टार्ट करवा सकता है। सो सेबी और ROC से अप्रूवल के बाद में हमारी IPO की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस IPO की प्रोसेस में हमें सबसे पहले डेट डिसाइड करना पड़ती है कि किस दिन हम अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट करेंगे, अपने इश्यूज़ को सेल करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में इसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर सेल करने वाली है, लोगों को पता नहीं होता है कि कंपनी के शेयर्स लॉन्च होने वाले हैं, तो कंपनी अपने शेयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट करती है। एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे कि आप किसी सेलिब्रिटी को यूज़ नहीं कर सकते उस एडवर्टीजमेंट में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर परफेक्ट देना पड़ेंगे, आप किसी तरह की गारंटी का यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे शेयर्स इतने साल बाद इतने डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। आप किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर सकते जो कि नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट कोड्स होते हैं। आप इन कोड्स को फॉलो करने के बाद में अपने एडवर्टीजमेंट को किसी भी न्यूज़ चैनल, बिजनेस न्यूज़ चैनल या बिजनेस पेपर पे आप दे सकते हो। एक बार जब आपके इस तरीके का स्टार्ट हो जाता है एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में फिर हम IPO की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी, हमारी जो IPO की डेट है वो है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को हम हमारा IPO लॉन्च करने वाले हैं। IPO लॉन्च करने से पहले इस इन्वेस्टमेंट बैंकर को 4 एंटिटी हायर करना पड़ती है। पहली एंटिटी होती है आपके सिंडिकेट मेंबर्स, दूसरी एंटिटी होती है बैंकर्स टू एन इशू, तीसरी एंटिटी होती है रजिस्ट्रार टू एन इशू और चौथी एंटिटी होती है अंडर राइटर्स। अब इन सब को कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करना होता है, जब हम IPO की प्रोसेस देखेंगे तो उसमें पता करते हैं। सो लेट्स सी कि फिक्स प्राइस इशू कैसे किया जाता है। अभी हम जो प्रोसेस देखेंगे वो फिक्स प्राइस इशू है, जहाँ पर हम हमारे शेयर का प्राइस फिक्स रखते हैं। अ कंपनी वांट्स टू सेल द शेयर एट द प्राइस ऑफ ₹100, तो ये फिक्स है, कंपनी इस प्राइस पर अपने शेयर को सेल आउट करना चाहती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी को हम हमारा IPO लॉन्च करने वाले हैं, तो ये 3 जनवरी की डेट पहले से ही बता दी जाती है एडवर्टीजमेंट में। अब आपको IPO लॉन्च करना है, आपको शेयर सेल करना है, तो ज़रूरी नहीं आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, आप वहाँ पर सेल करना चाहते हो। अब हर कोई मुंबई आकर आपसे शेयर खरीदे ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, हर शहर में जहाँ पर भी अवेलेबल हो वहाँ पर वो ब्रोकर्स को हायर कर लेती है। इन ब्रोकर्स को कहा जाता है सिंडिकेट मेंबर्स। तो जब भी IPO में कोई भी ब्रोकर जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको सिंडिकेट मेंबर्स कहा जाएगा। ये ब्रोकर कंपनी और पब्लिक के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो सिंडिकेट मेंबर हमने हायर किया। 3 जनवरी से आपके शेयर्स के इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 जनवरी से लेकर आप आपके शेयर्स को इशू कर सकते हो और ये सिंडिकेट मेंबर्स के पास में पब्लिक जाकर फॉर्म फिल कर सकती है और अपने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। अब कितने दिन के लिए हम ये ऑन कर सकते हैं, ये जो आपका IPO रहता है कितने दिन तक चल सकता है।
तो इसके लिए कंडीशंस होती है मिनिमम 3 डेज़ के लिए आपको ये विंडो ओपन करना पड़ेगी जहाँ पर आप आपके शेयर्स को सेल आउट कर सकते हो। अब 3 जनवरी को अगर हमने अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट किया था, सो 3 जनवरी, 4 जनवरी एंड 5 जनवरी आपको 3 दिन के लिए तो आपके विंडो को ओपन करना पड़ेगा। इसको एक्सटेंड कितना किया जा सकता है? सो अप टू 10 डेज़ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। सो मिनिमम 3 डेज़ के लिए आपको विंडो ओपन करना पड़ेगी, मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए। 10 डेज से ज़्यादा कोई भी अपनी विंडोज़ ओपन नहीं कर सकता। अब इन सिंडिकेट मेंबर्स के पास में सारे फॉर्म्स कलेक्ट हो गए, लोग आएंगे, इनसे फॉर्म लेंगे, इन पर फॉर्म अपना फिल करेंगे, कितनी क्वांटिटी में उन्हें शेयर्स बाय करना है। ये शेयर्स भी याद रखिएगा, लॉट्स में शेयर सेल आउट किए जाते हैं। आप सिंगल शेयर बाय नहीं कर सकते, एक लॉट साइज फिक्स कर दिया जाता है, उसी लॉट में ये शेयर्स को लॉन्च किया जाता है। तो लोग आकर अपने अपने लॉट्स फिलअप कर देंगे, उसके रिलेटेड वो जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो ASBA के थ्रू सबमिट कर देंगे। ASBA क्या होता है वो आगे चल के देखते हैं। अब जैसे ये सारे फॉर्म्स कलेक्ट हो गए, हमारी विंडो क्लोज हो गई। लेट से हमारी विंडो 3 दिन के लिए ओपन थी, सो 3 जनवरी, 4 जनवरी एंड 5 जनवरी इन 3 दिन में हमने विंडो ओपन करा, सारे फॉर्म्स सिंडिकेट मेंबर्स ने कलेक्ट किए। 5 जनवरी को हमारी विंडो क्लोज हो गई। 5 जनवरी को ये सिंडिकेट मेंबर्स सारे फॉर्म कंपनी को सबमिट कर देते हैं। अब ये सारे फॉर्म्स जाते हैं बैंकर्स टू एंड इशू के पास में। ये बैंकर्स टू एंड इशू सिंडिकेट मेंबर्स से सारे फॉर्म्स कलेक्ट कर लेता है और इन फॉर्म्स के बेसिस पर वो ये फाइंड आउट करता है कि सब्सक्रिप्शन किस तरह का हुआ है। सब्सक्रिप्शन मीन्स आप कितने शेयर सेल आउट करना चाह रहे थे और कितने शेयर्स की डिमांड आई है। अगर आप 100 लेटेस्ट से आप 100 शेयर बेचना चाहते थे और अगर 100 शेयर्स की डिमांड आ गई है, लोगों ने 100 शेयर की डिमांड करी है, तो इसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, कि आपका IPO फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है। अगर आपकी डिमांड 100 से ज़्यादा की आती है तो इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर डिमांड 100 से कम की आती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इस तरीके से बैंकर्स टू एंड इशू फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है तो जिस बंदे ने, जिस इंसान ने जितनी शेयर्स की डिमांड करी है उसको उतने लॉट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो यहाँ पर 2 चीज़ें करी जाती है, या तो प्रो राटा बेसिस पे हम उन शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 200 लोगों ने डिमांड करी थी और हमारे पास में 100 शेयर्स हैं सेल आउट करने के लिए, 100 लॉट्स हैं, तो हम एक लॉट का साइज आधा कर देंगे जिससे कि सभी लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा है कि प्रो राटा बेसिस पर भी उसको नहीं किया जा सकता तो फिर लकी ड्रॉ का सहारा लिया जाता है। लकी ड्रॉ के थ्रू जिन लोगों के नाम आते हैं उन लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और जिन लोगों के नाम नहीं आ पाते उन्हें अनअलॉटेड रहने दिया जाता है। ये सारा काम करना बैंकर्स टू एंड इशू का काम होता है। अब तीसरी कंडीशन जहाँ पर हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। अगर आपका शेयर अंडर सब्सक्राइब होता है तो आपका IPO फेल हो जाता है। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस केस में बचने का सिर्फ एक तरीका होता है, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर अंडर राइटर्स को हायर कर रहे तो हमने शुरुआत में देखा था कि 4 एंटिटीज़ हायर की जाती हैं अंडर राइटर इन्वेस्टमेंट बैंकर के द्वारा। पहला होता है आपका सिंडिकेट मेंबर, जो कि ब्रोकर्स होते हैं, जो कि पब्लिक टू कंपनी के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। दूसरे होते हैं बैंकर्स टू एन इशू, जो एलोकेशन का सारा काम देखते हैं। तीसरे होते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स ये काम आता है जब हमारा शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाए। सो अगर आपका 90% तक सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेट से आप 100 शेयर सेल आउट करना चाहते थे, 92 तक आपका शेयर अलॉट हो गया है, अभी भी 8% से आपका सब्सक्रिप्शन रह गया फुल्ली सब्सक्राइब होने से, तो ये आपका अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आएगा और आपका IPO फेल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बचाने के लिए अंडर राइटर्स आते हैं। अंडर राइटर्स इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस कंपनी। आपने अंडर राइटर्स को हायर करके रखा है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन 100 से कम होता है लेकिन 90 से ज़्यादा होता है तो बचे हुए शेयर्स ये अंडर राइटर्स आपसे परचेस कर लेंगे। उसके बाद ये अंडर राइटर उन शेयर्स को मार्केट में जाकर बाद में सेल आउट कर सकते हैं। अभी अंडर राइटर कौन हो सकता है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर राइटर बन सकता है, कोई भी बैंक, NBFCs, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको अपना अंडर राइटर हायर करते हो। लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन 90 से नीचे हो जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम हुआ, तो ये अंडर राइटर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपका IPO फेल हो जाता है। ये अंडर राइटर्स की लिमिटेशन होती है कि सिर्फ 90% तक ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में जब एलोकेशन कंप्लीट हो गया तो फिर ये सारा डेटा उठा के रजिस्ट्रार टू एन इशू को दे दिया जाता है। ये रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर्स एलोकेट करने का और फंड लेने का काम करते हैं। जिन लोगों को शेयर एलोकेट हुआ था उन्हें शेयर्स दे दिया जाता है, जिन लोगों से फंड लेना था उनसे फंड ले लिया जाता है। ये सारा काम रजिस्ट्रार टू एन इशू का होता है।
तो इस तरीके से ये चारों एंटिटी अपना काम करती है आईपीओ में। एक बार आईपीओ कंप्लीट हो जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी कंपनी को अपने आप को किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर लिस्ट करवाना होता है। ये लिस्टिंग करवाना ज़रूरी होती है। सो इस तरीके से हमारा फिक्स्ड प्राइस इशू कंप्लीट होता है। इस पूरी प्रोसेस में आपने ध्यान रखा होगा कि हमने प्राइस की कहीं पर भी बात नहीं करी थी, क्योंकि प्राइस एक बार जब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बैंकर ने डिसाइड कर दिया था, उसी प्राइस पर उन शेयर्स को इशू किया जाता है। अब एक समस्या यहाँ पर यह आ सकती है कि जब शेयर प्राइस डिसाइड किया जाता है तो वहाँ पर कंपनी की ब्रांड वैल्यू यानी कि गुडविल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये गुडविल आपको डिमांड के थ्रू ही पता चल सकती है। तो हो सकता है कंपनी की डिमांड 102 रुपीज़ की हो शेयर की, आप अगर 102 में सेल आउट करने जाते तो भी आपके शेयर सेल हो जाते, लेकिन आपने 100 में उन शेयर को सेल कर दिया। इन कंडीशन से बचने के लिए कंपनी हमेशा बुक बिल्ट इशू का सहारा लेती है, विच वॉज द सेकेंड प्रोसेस। हमने कहा था कि आईपीओ 2 तरीके से किया जा सकता है। अब बुक बिल्ट इशू के बारे में पढ़ते हैं। तो बुक बिल्ट इशू सेम रहता है जैसे कि हमने बात करी थी फिक्स प्राइस इशू में, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस ये रहता है कि जब यहाँ पर ऑफर डॉक्यूमेंट क्रिएट कराया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है RHP, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जैसा ही डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज होता है कि यहाँ पर प्राइस नहीं मेंशन होती है, यहाँ पर प्राइस रेंज मेंशन होती है। अब इस बार हमने प्राइस रेंज दे दी है मार्केट में कि हमारा शेयर 100 से 105 रुपीज़ के बीच में सेल आउट किया जाएगा। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को फ्लो किया जाता है। फिर वही हम लोग 3 से 10 दिन के लिए विंडो ओपन करते हैं, सिंडिकेट मेंबर सारे फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बैंकर्स टू एन इशू एलोकेशन करने से पहले प्राइस डिटरमाइन करता है कि हमारे शेयर्स का प्राइस क्या होगा। इस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट प्राइस से स्टार्ट किया जाता है। लेट्स से हाईएस्ट प्राइस पर 20% आपका सब्सक्रिप्शन हुआ, उसके नीचे 30% हुआ, उसके नीचे 50% हो गया, तो 105 पे 20% सब्सक्रिप्शन हुआ, उसके नीचे 104 पे 30% हो गया, उसके नीचे 103 पे 50% हुआ, तो 100% सब्सक्रिप्शन हमारा 103 रुपीज़ पे ख़त्म हो चुका है। 103 रुपीज़ विल बी आर शेयर प्राइस। हमारे शेयर का प्राइस 103 होगा। अब 103 से नीचे जितने लोगों ने बिडिंग करी है उन सब के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 100% शेयर 103 रुपीज़ तक एलोकेट हो चुके हैं। अब जिन लोगों ने 105 रुपीज़ की बिड लगाई थी वो तो ये कहेंगे कि 105 इज़ अ मोर कॉस्ट। जब शेयर का प्राइस 103 निकल के आया है तो 105 क्यों पे करें, तो ये 2 रुपये उन्हें रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से 103 रुपीज़ में सारे शेयर्स का एलोकेशन होता है। बाकी सारी कंडीशंस वैसी रहती है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर राइटर्स, रजिस्ट्रार टू एन इशू, बाकी सारी कंडीशन सेम रहती है। बस बुक बिल्ड इशू में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे कि FPO कैसे किया जाता है, राइट इशू क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ADR, GDR, IDR क्या होता है। तो ये और तरीके होते हैं जिन तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर सकती है।